हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम मॉडल पेपर हल कर रहे थे और यह जो मॉडल पेपर हम हल कर रहे थे वो मॉडल पेपर मैंने स्वयं बनाया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो उन पर आधारित मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया था जिसके 7 क्वेश्चन हम हल कर चुके थे, वो भी पिछली क्लास में। अब इस क्लास में हम 8वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जो 8वां सवाल है वो है कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 30 सेंटीमीटर, यह हमें चित्र दिया गया है और इसमें 4 भुजाएं दी गई हैं। तो AD बराबर जो है वो x प्लस 3 सेंटीमीटर और DB बराबर 3x प्लस 19 और AE बराबर x सेंटीमीटर और EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। और साथ ही इसमें बोला गया है कि DE समांतर BC, जो DE भुजा और जो BC भुजा है वो आपस में समांतर है। तो यहाँ पर दी गई हैं भुजाएं DE समांतर BC। जब DE और BC भुजाएं समांतर हैं तो इनमें AD बटे DB बराबर होगा, AD बटे DB, इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा AD बटे DB और बराबर AE बटे EC, बराबर AE बटे EC। क्योंकि DE और BC भुजाएं जो है वो समांतर हैं, जो DE और जो BC दो भुजाएं हैं वो समांतर हैं, तो इनका जो अनुपात होगा यहाँ पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो वो अनुपात यहाँ पर बराबर होगा। अब AD का मान x प्लस 3 दिया गया है तो AD की जगह हम x प्लस 3 रख देंगे, AD की जगह x प्लस 3 और DB की जगह हम 3x प्लस 19 रख देंगे, DB की जगह 3x प्लस 19 बराबर AE बटे EC, AE की जगह x रख देंगे और EC की जगह 3x प्लस 4 रख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो x का गुणा इसमें हो जाएगा, 3x प्लस 19 में x का गुणा हो जाएगा। ऐसा जब गुणा होगा तो x का गुणा 3x प्लस 19 में होगा और बराबर, और इस x प्लस 3 का गुणा 3x प्लस 4 में होगा। x प्लस 3 का गुणा 3x प्लस 4 में होगा। तो आगे हल करेंगे हम। तो जब आगे हल करेंगे तो इस x का गुणा इन दोनों में होगा। सबसे पहले x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। इसके बाद x का गुणा 19 में करेंगे तो 19x आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा इसमें होना है, x प्लस 3 का गुणा 3x प्लस 4 में होना है, तो x का गुणा इन दोनों में करेंगे। x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x आएगा। अब 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 3 तिया 9x आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 आएगा। अब यह 3x स्क्वायर है प्लस 19x, और इस 3x स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो यह प्लस में, इस तरफ आने पर यह माइनस में हो जाएगा, बराबर 4x और 9x जुड़ जाएंगे तो 13x हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। 4x और 9x को जोड़ेंगे तो 13x होगा और 12। अब 3x स्क्वायर है प्लस में और यह 3x स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर बचेगा 19x। इस 13x को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यह 13x माइनस में आएगा बराबर 12। 19x में से 13x घटाएंगे तो 6x आएगा और बराबर 12। अब x बराबर निकालेंगे तो 12 बटे 6 आएगा, और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, तो x का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो x का मान आ जाएगा वो 2 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। अब 9वें सवाल को यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी प्रकार इस मॉडल पेपर को हल करते रहेंगे। अब हम बढ़ेंगे 9वें सवाल। तो इसमें जो 9वां सवाल है वो लिखते हैं
तो इसमें 9वां सवाल है, तो बोला गया है कि यदि यदि बिंदुओं यदि बिंदुओं यदि बिंदुओं 4 कोमा पी यदि बिंदुओं 4 कोमा पी और 1 कोमा 0 के बीच की दूरी के बीच की बीच की दूरी 5 मात्रक है। बीच की दूरी 5 मात्रक है। बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान है। तो P का मान है। ए ऑप्शन है वो दिया गया है 4। ए ऑप्शन है वो 4 दिया गया है, और जो बी ऑप्शन है वो +-4 दिया गया है। सी ऑप्शन -4 दिया गया है, और डी ऑप्शन है वो 0 दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि यदि बिंदुओं 4 P और 1 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान है। तो इसमें हमें P का मान निकालना है। तो 4 P और 1 0 के बीच की दूरी है वो 5 मात्रक हमें दी गई। तो 4 P और 1 0 के 1 0 के बीच की दूरी जो है वो हमें 5 मात्रक दी गई। तो बीच की दूरी है वो बराबर 5 दी गई। तो इसमें 4 P और 1 0 के बीच की दूरी 5 दी गई है। अब यह जो सवाल है वो निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो इसमें बीच की दूरी का हम फॉर्मूला प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो x1 y1 हो जाएगा, और x2 और y2 हो जाएगा। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान 1 है माइनस x1 का मान 4 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 है, y1 का मान p है। तो इसका स्क्वायर बराबर 5। अब आगे हल करेंगे तो 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 में से p घटाएंगे तो माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5। यहाँ पर -3 का वर्ग है, कोई भी संख्या माइनस में उसका वर्ग होता है तो प्लस में आएगा। तो -3 का वर्ग प्लस का 9 आएगा। यहाँ पर भी -p का वर्ग प्लस के p² आएगा। अब बराबर 5। अब इसको हम आगे हल करें। अब इसको हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो इसका रूट है उस रूट को खत्म करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर इन दोनों मानों का वर्ग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों ओर का हमें वर्ग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें यह रूट है खत्म करना है तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ से यह रूट खत्म हो जाएगा। दोनों ओर का जब वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर 9 + p² है, रूट 9 + p² है तो इसका भी वर्ग होगा, और यह जो 5 है इस 5 का भी वर्ग होगा। इस 5 का भी वर्ग होगा। रूट 9 + p² का भी वर्ग होगा, 5 का भी वर्ग होगा। जब इसका वर्ग होगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यह आएगा 9 + p² बराबर 5 का वर्ग होगा 25। अब जब p² बराबर निकालेंगे तो 25, और यह जो 9 है वो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। तो p² बराबर जो आएगा तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, और p बराबर जो आएगा वो रूट के 16, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो जो 16 है वो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से जो p बराबर आएगा वो 16 का वर्गमूल होगा 4। तो यहाँ पर हमें +-4 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो सवाल था
बच्चों को निर्देशांक ज्यामिति का सवाल था और इसमें बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग होना था। अब 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले 10वें सवाल को लिखेंगे, फिर उसे भी समझेंगे। तो 10वां जो हमारा सवाल है वो है कि यदि 13 साइन ए, यदि 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है 13 साइन ए, और यह जो 13 लिखा गया है यहाँ पर यह गुणा में है, तो 13 गुणा साइन ए बराबर 12। अब साइन ए बराबर यहाँ से निकालेंगे तो यह आएगा 12 बटे, और यह जो 13 है वो 12 के नीचे बटे में आ जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 12 बटे 13। अब साइन ए का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में जो लंब है वो 12 हो जाएगा और जो कर्ण है वो 13 हो जाएगा। यह एक समकोण त्रिभुज होगा और जो लंब है वो 12 होगा और कर्ण है वो 13। अब हमें यहाँ पर आधार निकालना है, तो इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें 13 दिया गया है तो 13 का वर्ग प्लस लंब हमें 12 दिया गया है तो 12 का वर्ग प्लस आधार हमें यहाँ पर निकालना है, तो आधार की जगह आधार लिखेंगे। 13 का वर्ग 169 होगा बच्चों और 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस आधार की जगह आधार, आधार का स्क्वायर। अब हमें आधार निकालना है, तो यहाँ से जो आधार का वर्ग बराबर आएगा, यह जो 144 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 169 से यह घट जाएगा, क्योंकि यह 144 यहाँ पर प्लस में और पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह 169 माइनस 144 हो जाएगा। अब आधार का वर्ग बराबर है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो जो आधार बराबर आएगा वो आ जाएगा √25, और आधार बराबर जब निकालेंगे यहाँ पर √25 आया और √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ से जो आधार निकल कर आ गया बच्चों वो 5 आ गया, यहाँ से जो आधार निकल कर आ गया वो 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है सेक ए माइनस टेन ए का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेक ए का मान निकालेंगे कि सेक ए बराबर क्या होगा। तो सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक के बराबर होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर टेन, तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब 12 है और आधार 5। अब हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है हल करके। तो सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए का जो मान है वो है 13/5, सेक ए का जो मान है वो 13/5 आया, माइनस टेन ए का जो मान है वो
12/5 आया। अब इसको हल करेंगे तो 5 LCM आ जाएगा, 5 इसके नीचे भी है, 5 इसके नीचे, जो 5 है वो लासा आ जाएगा, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 13 में से 12 जाएगा तो 1/5 निकल कर आ जाएगा। और यह जो सवाल था वो हमारा 10वां सवाल था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 1/5, दूसरा ऑप्शन था 6/4 और तीसरा ऑप्शन था 3/5 और जो डी ऑप्शन था वो था 6/5। तो यहाँ पर 1/5 निकल कर आया, तो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ से। तो sec - 10 का जो मान आ जाएगा वो 1/5 निकल कर आ जाएगा। तो यह त्रिकोणमिति का सवाल था, यहाँ पर इसका मान निकल कर 1/5 आया। अब अगले सवाल को यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे बच्चों। इसी प्रकार हम इस मॉडल पेपर को हल करते रहेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो अगला सवाल है वो है 11वां सवाल। तो इसमें है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, फिर है 1 + cos थीटा। सबसे पहले है 1 - cos थीटा, फिर है 1 + cos थीटा, इसके बाद है 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें इसका मान निकालना है, इसका मान होगा, तो इसका मान हमें यहाँ पर निकालना। जो ऑप्शन है हमारे वो पहला ऑप्शन है 0, पहला ऑप्शन है 0 और दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है -1 और जो चौथा ऑप्शन है वो -2। तो 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा पहला ऑप्शन 0, फिर 1, फिर -1 और फिर -2। तो यह भी एक त्रिकोणमिति का सवाल है बच्चों, इसको भी हम आसानी से हल करेंगे। तो देखेंगे दिया गया है कि 1 - cos थीटा और यहाँ पर यह सब गुणा में माने जाएंगे, गुणा 1 + cos थीटा गुणा यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बच्चों यह एक जगह माइनस में है और एक जगह है प्लस में। कहने का मतलब है एक जगह दोनों जुड़ रहे हैं, एक जगह दोनों घट रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूले का प्रयोग हो जाता है, जो कि होता है यदि ऐसा हो a + b गुणा a - b इसके रूप का हो तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यह 1 - cos थीटा है और गुणा में 1 + cos थीटा है, तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर गुणा। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1 + cot स्क्वायर थीटा के बराबर भी बच्चों एक मान होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको बदलकर हम इसकी जगह लिख देंगे, cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होता है cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा को बदल कर लिख दिया गया cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 का वर्ग 1 cos थीटा वर्ग cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। और cosec थीटा जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम बदलेंगे, तो cosec थीटा बराबर होता है बच्चों 1/sin थीटा। इसी प्रकार sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। लेकिन यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लिखेंगे कि 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर गुणा में है तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा और एक उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस त्रिकोणमिति के सवाल को भी हमने यहाँ पर हल किया, तो इसका उत्तर जो है वो 1 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने 11वें सवाल को भी यहाँ पर
हल किया। अब बच्चों हम 12वें सवाल को लिखते हैं और यहाँ पर हम 12वें सवाल को लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया है कि चित्र में, इसमें लिखा गया है कि चित्र में बिंदु ओ का, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर, बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर, बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन, ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की, अवनमन कोण की माप है। अवनमन कोण की माप निकालना। पहला ऑप्शन है तो इसमें दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, और जो बी ऑप्शन है उसमें दिया गया है 45 डिग्री और 30 डिग्री, और जो सी ऑप्शन है उसमें दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों हमें इसका जो चित्र है वो यहाँ पर बनाना है। तो इसका हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं, क्योंकि सीट में वो चित्र बना नहीं है तो किताब से हम इस चित्र को बनाते हैं। जो चित्र है वो क्या है, तो इस चित्र को हम यहाँ पर बनाएं। तो बच्चों जो चित्र है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो चित्र है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यह जो पूरा कोण है वो दिया गया है 45 डिग्री, यह जो पूरा कोण है वो 45 डिग्री दिया गया है, और जो यह कोण है वो 60 डिग्री हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ए होगा और ओ होगा और बी होगा और यहाँ पर क्यू होगा। ए ओ बी और यहाँ पर पी दिया गया है, यहाँ पर क्यू होगा। तो इसमें हमें दिया गया है कि कोण ओ पी जो क्यू है वो हमें 60 डिग्री दिया गया है। यह जो कोण है कोण ओ पी क्यू वो हमें 60 दिया गया, और हमें निकालना है कि बिंदु ए तथा पी से देखने पर, यहाँ पर जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो अवनमन कोण है वो क्या बनेगा, जो अवनमन कोण है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर तो जो कोण बन रहा है वो तो 45, तो एक कोण तो हमें यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है। दूसरा कोण हमें यहाँ पर निकालना है कि यहाँ से जब देखेंगे तो यह जो इतना कोण है वो कितना। तो यहाँ पर कोण ओ पी क्यू, यह जो कोण है वो हमें 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ओ क्यू पी, तो यहाँ तो कोण ओ क्यू पी जो है वो 90 डिग्री हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। एक जो कोण है वो कोण ओ पी क्यू है, दूसरा जो कोण है वो कोण ओ क्यू पी है, और जो तीसरा कोण हो जाएगा वो यह हो जाएगा, यह जो कोण दिया गया है इतना वो हो जाएगा। तो कोण पी ओ क्यू लिखेंगे इसको, तो कोण पी ओ क्यू। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ओ पी क्यू की। तो इसमें कोण ओ पी क्यू 60 दिया गया है, कोण ओ क्यू पी हमें 90 दिया गया है, प्लस कोण पी ओ क्यू हमें यहाँ पर निकालना है, बराबर में 180 हो जाएगा। 60 और प्लस 90 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और कोण पी ओ क्यू बराबर होगा तो 180। अब यहाँ से कोण पी ओ क्यू बराबर निकालेंगे तो 180, और यह 150 से पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी ओ क्यू बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से देखने पर यह जो इतना कोण है वो तो आ जाएगा 30 डिग्री, और यह जो कोण है वो हमें दिया ही गया है 45 डिग्री। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 30 डिग्री और 45 डिग्री उत्तर आ जाएगा। तो पहला जो उत्तर आया वो 30 डिग्री आया,
और फिर जो उत्तर आया वो 45 डिग्री आया। तो इसमें बोला गया है कि ए तथा बी से देखने पर, तो ए से तो देखने पर पहला जो कोण बन रहा है बच्चों वो 45 डिग्री बन रहा है, फिर जो दूसरा कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि उसमें बोला गया है कि बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर, तो सबसे पहले वो ए से देख रहा है फिर पी से, तो यहाँ से ए से देखने पर तो कोण सबसे पहले 45 बन रहा है, तो पहला कोण 45, और बी से देखने पर जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए 345 यहाँ पर भी है और 345 यहाँ पर भी, लेकिन उसने बोला है कि ए तथा पी से देखने पर, तो ए से देखने पर तो 45 कोण बन रहा है, तो पहला जो कोण है वो 45 हो जाए, तो पी से देखने पर 30 डिग्री बन रहा है, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम अगले सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर हम अगले सवाल को समझेंगे। तो अगला सवाल है वो क्या है, तो लिखते हैं बच्चों अगला सवाल। तो इसमें बोला गया है कि 13वां जो सवाल है, तो इसमें बोला गया है कि दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की, वो दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। जो पहला ऑप्शन है वो 1 है, और जो दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें 3 दिया गया, चौथा ऑप्शन है वो 4। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, जब दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो कहने का मतलब है कि जब दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्त, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, ऐसे इस तरीके से स्पर्श करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कि वो दोनों को स्पर्श करती हुई जाए, ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों ऐसी स्पर्श रेखाएं 3 खींची जा सकती हैं कि जो दोनों वृत्तों को स्पर्श भी करें और स्पर्श रेखाएं भी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि ऐसी 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो भी उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर सिर्फ हमें याद रखना है कि 3 स्पर्श रेखाएं हैं वो खींची जा सकती हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ें, तो 14वें सवाल को हल करें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को हल करते रहेंगे। तो इसमें जो 14वां सवाल है वो दिया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर, एक 20 सेंटीमीटर लंबे एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया, जो इस वृत्त के केंद्र पर जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है।
जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तब वृत्त की त्रिज्या हो। तब हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन 60 सेंटीमीटर दिया गया और जो दूसरा ऑप्शन है वो 40/पाई सेंटीमीटर दिया गया और जो सी ऑप्शन है वो दिया गया है 60/पाई सेंटीमीटर और जो डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, यह हमारे 12वें अध्याय का सवाल, 11वें अध्याय का सवाल है, जो कि उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसका है सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार का टुकड़ा था जिसको मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया। तो कहने का मतलब है कि यह जो 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है वो वृत्त के चाप की जो यहाँ पर जो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसमें बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबी तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया है जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कह सकते हैं कि यह एक त्रिज्यखंड के टाइप का बन रहा है। तो त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है वो हमें यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दी गई है। जो त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है तो कह सकते हैं कि वो हमें 20 सेंटीमीटर दी गई, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार का टुकड़ा था और उसको मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया, फिर वहां पर एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो कह सकते हैं कि यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यह जो 20 सेंटीमीटर है वो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर हमें चाप की लंबाई जो है वो दी गई है, चाप की लंबाई हमें दी गई है, जो दी गई है 20 सेंटीमीटर और हमें जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो जो कोण थीटा बराबर है वो हमें 60 डिग्री दिया गया है, क्योंकि इसी तार को मोड़कर एक त्रिज्यखंड बनाया गया जिसका कोण 60 डिग्री है और इसके चाप की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है पाई आर थीटा बटे 180। जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है बच्चों वो होती है पाई आर थीटा बटे 180 और जिसके बराबर हमें दिया गया है 20। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो पाई की जगह पाई, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पाई में ही पूछा जा रहा है, लगभग पाई में ही हमारा उत्तर आया। तो अभी हम पाई का मान नहीं रखेंगे, आर त्रिज्या हमें निकाल दी और जो थीटा है जो कोण वो 60 डिग्री दिया गया है, थीटा की जगह 60 लिखने बटे 180 बराबर 20 आएगा। अब 60 से 180 कट जाएगा, 3 बार कटेगा, यह 60 से 180 3 बार कट जाएगा, क्योंकि 6 या 18 होता है, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा है पाई गुणा आर बराबर पाई गुणा आर बटे 3 बराबर यहाँ 20 बचा। इसके बटे में 1 लिख देंगे। अब 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो पाई गुणा आर जो कहते हैं 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई आएगा, आर में करेंगे तो आर, 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 3 60 आ जाएगा। तो आर बराबर जो आएगा वो आएगा 60/पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आर का मान निकल कर आएगा वो 60/पाई सेंटीमीटर आ। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 60/पाई सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक हम 14 सवाल हल कर चुके हैं और इसी तरह से हम यह जो मॉडल पेपर है इसको हल करते रहेंगे। बस इस मॉडल पेपर को आप परीक्षा से पहले 3 से 4 बार रिवीजन करके एक बार जरूर चले जाएं, तो आपको काफी वहां पर हेल्प होगी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 15वें सवाल को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो जो 15वां सवाल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर 15वें सवाल को बच्चों लिखें।
यहाँ पर जो 15वां सवाल है वो है आयतन से संबंधित सवाल है। तो इसमें लिखा गया है जो कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात में 27:64 दिया गया है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो इसमें बोला गया है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हमें यहाँ पर उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है 9:16 और दूसरा जो ऑप्शन है वो है 16:9 और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 3:4 और जो डी ऑप्शन है वो है 4:3। तो इसमें दिया गया है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है 27:64 और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बच्चों जो अनुपात होता है जैसे 3:4 है तो इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 27:64 दिया गया है। तो अब हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हमें यहाँ से यह पता चलता है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात है। तो कहने का मतलब है कि हमें दो गोले दिए गए हैं जिनके आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं को मानना पड़ेगा। तो पहले गोले की त्रिज्या को हम R1 मानेंगे और दूसरे गोले की त्रिज्या को हम R2 यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहले गोले की त्रिज्या, तो इसको हम R1 मानेंगे और जो दूसरे गोले की त्रिज्या है उसको हम R2 मानेंगे तथा दूसरे गोले की त्रिज्या को हम R2 मानेंगे। तो पहले गोले की जो त्रिज्या है बच्चों उसको हमने R1 मान लिया और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है उसको हमने R2 मान लिया, क्योंकि यहाँ पर दो गोलों की त्रिज्या हमें मानना है, क्योंकि दो गोलों को आयतन दिया गया है। आयतन का जो अनुपात है वो 27:64 और जो बच्चों अनुपात है उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो यह भी लिख सकते हैं कि पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, क्योंकि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गोले का आयतन बटे में लिखेंगे हम नीचे दूसरे गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, उसका अनुपात है वो 27:64। तो उसको हम लिख सकते हैं 27/64, क्योंकि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, और बच्चों जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। जो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 4/3 πr³। लेकिन यहाँ पर हमने जो त्रिज्या है वो अलग अलग मानी। पहले गोले की त्रिज्या को R1 तो उसकी जगह R1 रखेंगे और दूसरे गोले की त्रिज्या की जगह R2 रखेंगे। तो पहले गोले का आयतन होगा 4/3 πr³, तो यहाँ पर R1³ हो जाएगा। दूसरे गोले की त्रिज्या दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, यहाँ पर जो R है वो R2³ है, बराबर 27/64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4/3 से 4/3 कट जाए, क्योंकि यह सभी गुणा में और पाई से पाई कट जाए। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आएगा R1³ बटे R2³ बराबर आएगा 27/64। अब इसको हम लिख देंगे R1 बटे R2 का क्यूब बराबर, इसको लिखेंगे हम 3/4 का क्यूब।
क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा और 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पर 3 घात से 3 घात कट जाएगी, तो R1/R2 जो निकल कर आएगा 3/4। लेकिन अभी जो उत्तर है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें त्रिज्याओं का अनुपात नहीं निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद नीचे लिखेंगे हम दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से तो निकल कर आए त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर है 3/4, लेकिन हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr2² हो जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो R1/R2 का जो मान आया बच्चों वो है 3/4। तो R1/R2 की जगह हम लिख देंगे 3/4 और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा और 4 का वर्ग 16। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9:16, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 9:16 जो है वो निकल कर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9:16 उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे। अब आगे 16वें क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखेंगे कि 16वां क्वेश्चन क्या है। तो यह शंकु पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा गया है कि एक लंब वृत्ति की एक लंब वृत्ति कि एक लंब वृत्ति शंकु के आधार का व्यास, एक लंब वृत्ति शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास हमें यहाँ पर दिया गया है कि आधार का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है, 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है। तो आगे पूछा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। और इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है 392 वर्ग सेंटीमीटर, यह पहला ऑप्शन। और जो दूसरा ऑप्शन है वो हमें दिया गया है 492 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है वो 492 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया गया है 792 वर्ग सेंटीमीटर। और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया गया है 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें बोला गया है कि एक लंब वृत्ति शंकु के आधार का व्यास है वो हमें 21 सेंटीमीटर दिया गया है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 392, दूसरा 492, तीसरा 792 और चौथा ऑप्शन 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसमें शंकु के फॉर्मूले का प्रयोग होगा बच्चों, तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो बोला गया है कि शंकु के आधार का व्यास, तो हमें इसमें व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और जब हम त्रिज्या निकालेंगे
आर बराबर यह जो त्रिज्या है वो इस व्यास की आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या बराबर आएगी वो 21/2, 2 का भाग हम 21 में देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आई। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वो 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो एल बराबर आएगा वो 13.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें दो मान दिए गए। सबसे पहले तो हमें व्यास दिया गया था जो कि 21 सेंटीमीटर दिया गया, तो व्यास से तो हमने त्रिज्या प्राप्त कर ली जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, और हमें तिर्यक ऊंचाई भी दी गई थी जो कि 13.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना तो बच्चों शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर और आर प्लस एल। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो वो होता है पाई आर आर प्लस एल। अब यहाँ पर हम पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर, आर का मान हमें 10.5 दिया गया। अब 22/7 हमने इसलिए रखा क्योंकि यह 10.5 वो 7 से विभाजित हो जाएगा, गुणा आर प्लस एल, आर का मान 10.5 दिया गया और एल का मान 13.5 दिया गया। अब यहाँ पर 22 आ जाएगा, 7 का भाग हम 10.5 में देंगे, तो 7 का भाग सबसे पहले हम 10 में देंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव लगा दें। 7 का भाग सबसे पहले 10 में देंगे तो 7 एकम 7, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर लिखा गया है 5, तो 5 का 35 हो जाएगा, तो 7 पंचे है 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, गुणा इनको जोड़ेंगे हम तो 5 और 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हासिल 1 लगी तो 5 और 3 8 और 1 हासिल जुड़ेगी तो 9 आ जाएगा, और 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम फिर से जोड़ेंगे, 5 और 5 10 होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 हासिल लगेगी, और यहाँ पर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 हासिल जुड़ेगी तो 4 आएगा, और 1 और 1 2 आएगा, तो यहाँ पर 24.0 आ जाएगा। तो 10.5 13.5 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, क्योंकि 13 और 10 को जोड़ेंगे तो 23 तो यही हो गया, और आधा मिलकर 1 हो जाएगा, तो 24.0 तो 24 आ जाएगा। अब इनका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1.56 और यहाँ पर 22, तो यहाँ पर हम इसको 15 मानकर चलेंगे, तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा, हासिल 3 लगेंगे, 15 दूनी 30 और इसमें 3 जुड़ेगा तो 33 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, 330, और यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 22 गुणा 1.5 का जब हम गुणा करेंगे, 22 और 1.5 का गुणा करेंगे तो 33 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर है 24 दिया गया। अब 24 का गुणा इस हम 33 में करेंगे, तो 24 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 24 दिया 72 होता है, तो 72 की 2 आएगी, 7 हासिल लगाएंगे। अब यहाँ पर भी 24 दिया 72 होगा और 7 हासिल जोड़ेंगे तो यह 79 हो जाएगा, क्योंकि 72 में हम 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, तो 792 और वर्ग सेंटीमीटर में है जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बच्चों इस क्लास को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी जो सवाल हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तो 20 विकल्प हमें दिए गए हैं, जिनमें से 16 विकल्पों को हमने दूसरी क्लास में हल कर लिया, और बाकी के 4 विकल्प हम अगली क्लास में हल करेंगे और दूसरे सेक्शन को भी हल करना स्टार्ट करेंगे। यह तो खंड आ चल रहा है, अब अभी हमारा खंड बा भी आएगा, दूसरा खंड आएगा, तो उसको भी हम हल करते रहेंगे। और यह जो मॉडल पेपर है बच्चों वो मैंने अपने अनुभव से तैयार किया है कि जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के पिछले 2-4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर हमने यह मॉडल पेपर बनाया है। तो यह जो मॉडल पेपर है वो आपके पेपर में बहुत आपकी मदद करेगा। तो जब आप पेपर देने जाए मैथ का, तो उससे पहले जो आपका पेपर है गणित का, अभी उसमें कुछ दिन शेष है, तो उससे पहले आप यह 2-4 बार रिवीजन करके इसको जाना, तो काफ़ी आपकी मदद होगी। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और 17वें सवाल से हम अगली क्लास को
शुरू करेंगे।